नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस खास बुलेटिन में हम आपको देश विदेश की 100 खबरों से रूबरू कराएंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी, तो बने रहे हमारे साथ। कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने रविवार को बच्चों के वैक्सीन की सप्लाई कोरोना के खतरे पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, सरकार वैज्ञानिक तर्क के साथ साथ बच्चों के साथ उपलब्ध वैक्सीन की सप्लाई की स्थिति के आधार पर कोई फैसला लेगी। कई देशों में किशोरों और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। उन्होंने आगाह किया है कि भले ही कोरोना का संक्रमण कम हो रहा हो और दूसरी लहर कम हो रही हो, लेकिन अभी यह कहना सही नहीं है कि सबसे बुरा समय खत्म हो चुका है। डॉक्टर पॉल के मुताबिक कोवैक्सीन बड़ों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, इसलिए इस जरूरत को पूरा करते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन का इंतजाम कैसे किया जाता है, ये भी देखना होगा। उन्होंने कहा, इन सबको देखते हुए बच्चों का वैक्सीनेशन कब शुरू होगा, इसकी डेडलाइन देना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जाइडस कैडिला के टीके को शामिल करने की तैयारी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बोरघाट के पास सोमवार सुबह 6 गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकराई। इसमें 3 कार, एक प्राइवेट बस, एक टेम्पो और एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, 6 घायल। हादसे के बाद पुणे से मुंबई की आने वाली मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिसके चलते सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मृतकों में शामिल 3 लोग कार से सवार थे। सड़क किनारे खड़े मुर्गियों से भरे ट्रक में सबसे पहले एक कार टकराई, जिसके पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर कार में भिड़ गया। इससे पूरी तरह से पिचक गई कार। इसमें फिलहाल सवार लोगों के शवों को निकाला नहीं जा सका है। मौके पर हाईवे पुलिस की राहत भरी टीम और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की गलती सामने आ रही। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। पाकिस्तान में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने एक चीनी फार्मा को टेंडर पाने के लिए फर्जी दस्तावेज देने का आरोप बैन कर दिया है। अब यह कंपनी भविष्य में भी किसी टेंडर या नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएगी। बिजली से संबंधित इस नए मामले के सामने आने के बाद देश में बिजली संकट और गहराने के संकेत नजर आने लगे। इसके अलावा दोनों देशों के रिश्तों में भी तनाव पैदा हो सकता है। चीनी कंपनी ने एनडीटीसी का ठेका पाने के लिए जारी दस्तावेज तैयार कराए और अधिकारियों को रिश्वत देकर टेंडर अपने पक्ष में खुलवाने की साजिश रची। इसकी जानकारी लीक हो गई। जांच के दौरान यह पाया गया है कि चीन की कंपनी ने फर्जी कागजों के दम पर ठेका पाने की कोशिश की है। इमरान सरकार के अधिकार वाली मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पावर डिवीजन ने चीनी कंपनी को टेंडर प्रक्रिया से अलग कर दिया है। नए सिरे से बोली लगाने का आदेश जारी हुआ है। एनडीटीसी के जनरल मैनेजर ने कहा कि चीनी कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। भविष्य में वो एनडीटीसी के किसी भी टेंडर प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे। फिलहाल यह बैन 1 महीने के लिए है। इस दौरान जांच की कार्रवाई चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने लगातार दूसरे दिन गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया। रविवार को आतंकियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी थी, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 घायल है। घायल की पहचान चुनचुन ऋषिदेव के तौर पर हुई है। उसे अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारे गए 2 नागरिकों की पहचान राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के तौर पर हुई। रविवार को 2 मजदूरों की मौत के बाद यह खबर आई कि पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करते हुए गैर कश्मीरी मजदूरों को सेना और पुलिस के कैंपों में लाने की बात कही है। कश्मीर पुलिस के आईजी की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को भेजी गई एडवाइजरी में कहा गया है, उनके एरिया में रहने वाले सभी गैर कश्मीरी मजदूरों को नजदीकी पुलिस, सीआरपीएफ या सेना के कैंप में लाया जाए। इस पर तुरंत अमल किया जाए। कर्ज के दलदल में डूब चुके पाकिस्तान के लिए आशा की आखिरी किरण भी अब दूर होती नजर आ रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का लोन देने से इनकार किया। आईएमएफ ने यह भी साफ किया है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन की पहली किश्त भी नहीं दी जाएगी। आईएमएफ और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच वॉशिंगटन में जारी बातचीत नाकाम हुई। इसकी पुष्टि पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया हाउसेस ने की। अमेरिका में वित्त मंत्री शौकत तरीक की टीम और आईएमएफ के बीच 11 दिनों तक चली बातचीत अब तक बेनतीजा रही और इसके बाद यह मीटिंग औपचारिक तौर पर खत्म कर दी गई। सूत्रों का कहना है कि शौकत के वॉशिंगटन में रहने के दौरान ही पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ा दिए हैं। हालांकि आईएमएफ की टीम टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दे रही थी। आईएमएफ लगातार पाकिस्तान सरकार पर टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही, लेकिन पाकिस्तान सरकार की मजबूरी यह है कि वो इस शर्त को नहीं मान सकती। वहीं अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान मूल के बिजनेसमैन साजिद तार ने पत्रकार आलिया शाह से कहा कि इमरान टैक्स कलेक्शन बढ़ा नहीं सकते।
राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया आ रहे हैं। इस दौरान केवड़िया प्रवासियों के लिए 5 दिनों तक बंद रहेगा। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक केवड़िया पर्यटन को बंद रखने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वेबसाइट पर आधिकारिक घोषणा की गई है। हर साल की तरह इस साल भी प्रोटोकॉल के अनुसार ऑनलाइन टिकट बंद कर दिया गया। पीएम मोदी 30 अक्टूबर को केवड़िया आएंगे और शाम को नर्मदा आरती करके घाट में लोकार्पण करेंगे। केवड़िया में रात्रि विश्राम भी करेंगे। 31 अक्टूबर को दुनिया की सबसे ऊंची सरदार की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में होने वाले आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर राष्ट्रीय एकता परेड को सलामी देंगे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की आर्थिक वृद्धि पर इस वर्ष की तीसरी तिमाही में 5% के नीचे चली गई। इस बात की पुष्टि सरकार द्वारा जारी आंकड़े कर रहे हैं। आंकड़ों की माने तो महामारी से उबरने के लिए चीन की रफ्तार पहले के मुकाबले कम हो गई है। मौजूदा वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में देश के आर्थिक विकास की दर अब के मुकाबले काफी तेज थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के प्रवक्ता ने आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पूरे विश्व का वातावरण अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। इस वजह से घरेलू आर्थिक विकास की दर भी प्रभावित हुई है। इस दौरान ये अस्थायी रही है। चीन पिछले कुछ समय से भारी ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। इसके अलावा देश के रियल एस्टेट मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट देखी गई है। मौजूदा वर्ष की पहली तिमाही में देश में आर्थिक विकास की दर 18.3% थी। दूसरी तिमाही में गिरकर 7.9 और अब ये 4.9 पर आ गई है। जानकारों का कहना है प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेशकों की रुचि न सिर्फ कम हुई है बल्कि उनकी इस सेक्टर में निवेश को लेकर भी डर लगा है। अमेरिकी कुछ हलकों में एक लाजमी सा सवाल उठ रहा है कि अब वो क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पूर्व बॉस बराक ओबामा की सलाह पर फैसले ले रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। बाइडेन ने 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति एंट्री ली थी। 9 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं लेकिन बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 50% से ज्यादा नहीं रही। उनके ज्यादातर फैसलों पर सवाल या निशान लगे, फिर चाहे वो टैक्स कलेक्शन का मसला हो या कोविड कंट्रोल। अगले महीने यूएन की COP26 क्लाइमेट समिट होने वाली है। इससे स्कॉटलैंड में होगा लेकिन पेरिस क्लाइमेट समझौता ओबामा के दौर में हुआ था। खास बात है कि इस समिट में अमेरिका की तरफ से बराक ओबामा भी हिस्सा लेंगे। इसी समिट में 1 और 9 नवंबर को जो बाइडेन और उनकी टीम भी हिस्सा लेने वाली है। हालांकि ये तय नहीं हुआ है कि क्या ओबामा बाइडेन एक साथ समिट में हिस्सा लेंगे या उनके इवेंट्स अलग होंगे। बाइडेन ने पिछले दिनों अमेरिका की इकोनॉमी से ताकत देने वाली $3.5 ट्रिलियन का बिल पेश किया था। 27 सितंबर को ओबामा ने इस बिल में अपना पक्ष रखा था और कहा था कि अमीर लोग थोड़ा और टैक्स देंगे तो चाइल्ड केयर और बाकी चीजों पर काम होगा। 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक शुरू हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में पार्टी के प्रचार अभियान और रणनीति पर विचार की जाएगी। वर्ष 2022 में गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें गोवा, यूपी और पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में फरवरी-मार्च 2022 में, जबकि हिमाचल में चुनाव नवंबर और गुजरात के दिसंबर में होंगे। फरवरी-मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की पूरी कोशिश है कि 3 कृषि कानून के मसले और इसके खिलाफ हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को किसी तरह सुलझाया जा सके। केंद्र की तरफ से इस संबंध में कई दौर की बातचीत भी हुई है लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं विपक्ष भी किसानों के मसले को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही। किसानों का आरोप है, केंद्र का आरोप है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। केंद्र का यह भी कहना है कि देश के किसान उनके साथ हैं जो इसके विरोध में लगभग 1 वर्ष से सड़कों को जाम किए हुए बैठे हैं। CWC की मीटिंग में शनिवार को दी गई पार्टी चीफ सोनिया गांधी की नसीहत अगले दिन बेअसर होती नजर आ रही है। रविवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया को 13 मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी। सिद्धू ने इस चिट्ठी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया। सिद्धू ने सोनिया को पत्र लिखने के बहाने सीएम चरणजीत चन्नी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस हाईकमान ने अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बनाकर प्रगतिशील फैसला लिया। इसके बावजूद अनुसूचित जाति को सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस अनुसूचित जाति का सीएम बनाने के मुद्दे को लेकर अगले चुनाव में जाने वाली है। ऐसे में सिद्धू का यह बयान कांग्रेस के लिए झटका साबित हो सकता है। इस चिट्ठी के बाद इस्तीफा वापस लेने पर सिद्धू की तरफ के खिलाफ बागी तेवर बरकरार नजर आ रहे हैं। सीधे टकराव के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के नया फॉर्मूला निकाला है। सिद्धू ने सोनिया को पत्र लिखकर 13 मुद्दे उठाए। इसमें सोनिया गांधी से अपील की गई है कि पंजाब सरकार को इस बारे में निर्देश दे कि इन मुद्दों का हल किया जाए। सिद्धू पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाकर सुपर सीएम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को देशव्यापी रेल रोको कार्यक्रम का ऐलान किया। 18 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच 6 घंटे के लिए ये रेल यातायात बाधित करने का फैसला। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि इस दौरान रेल संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सभी संगठनों से अपील की गई है। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में न्याय और केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करने के लिए दूसरी मांगों को समर्थन में किसानों ने सोमवार को रेल रोको कार्यक्रम की घोषणा की। लखीमपुर खीरी में अपनी जान गंवाने वाले किसानों की अस्थियों के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों में कलश यात्राएं भी निकाली जाएंगी। लखीमपुर हत्या मामले में न्याय की मांग करते हुए एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की। मोर्चा की ओर से जारी बयान में बताया गया कि लखीमपुर खीरी में जान गंवाने वाले किसानों की अस्थियों के साथ उत्तराखंड और अन्य राज्यों में यात्राएं निकाली जा रही हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसानों के मामले में केंद्र सरकार से अलग बात रखी है। मलिक ने कहा, मैं तो किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से लड़ाई भी लड़ चुका हूं। जब एमएसपी लागू हो जाएगा तो किसान संतुष्ट हो जाएगा, इसके बाद यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। मलिक रविवार को राजस्थान में झुंझुनू के दौरे पर थे, इस दौरान उन्होंने की बात रखी। मलिक ने कहा, केंद्र को एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए, उसके बाद निश्चित ही किसानों का मुद्दा हल हो सकेगा। देश के किसानों की हालत बेहद खराब है। केंद्र निश्चित रूप से इस मामले में गलत रास्ते पर है। मलिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बीजेपी की टिकट पर 2 बार संसद भी रह चुके हैं। मलिक ने कहा, केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि किसान 10 महीने से अपना घर परिवार छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं। फसल बुआई का समय है, इतना लंबे समय हो जाने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होने से उनमें गुस्सा है। यही हाल रहा तो केंद्र सरकार वापस नहीं करेगी। जब उनसे पूछा गया इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही, तो उनका कहना था, केंद्र सरकार के इर्द गिर्द गलत सलाह लेने वाले लोग हैं, इस वजह से सत्यानाश हो रहा है। उत्तर पूर्वी राज्य असम में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। असम पुलिस की ओर से जारी किए गए इस अलर्ट के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन अलकायदा मिलकर राज्य में बड़ी आतंकी हमला कर सकते हैं। गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर की ओर से शनिवार को उन सभी जिलों की पुलिस अलर्ट जारी हो चुकी है। पुलिस से सभी सुरक्षा उपायों को अपनाने को कहा गया। इस अलर्ट को पिछले महीने दाराग्रांग में जिले में हिंसक झड़प के जोर देखा जा रहा है, जिसमें 2 मुस्लिम युवकों की मौत हुई, 11 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग घायल हुए थे। पुलिस को मिले इनपुट के अकॉर्डिंग आतंकी बम या आईईडी के सार्वजनिक स्थलों पर हमला कर सकते हैं। हमला बस स्टेशनों या फिर धार्मिक स्थलों पर हो सकता है। पुलिस द्वारा जारी किए गए सर्कुलेट में इस्लामिक कोऑपरेशन की ओर से एक ट्वीट का हवाला दिया गया। इसमें पुलिस द्वारा चलाए गए अतिक्रमण अभियान में मुस्लिम युवकों की मौत की निंदा की गई है। राजस्थान में लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब कांग्रेस हाईकमान ने फोकस करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिल्ली यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ बदलावों के ब्लूप्रिंट पर पहले दौर की चर्चा हो चुकी है। कांग्रेसी सूत्रों के मुताबिक गहलोत का जल्द एक और दिल्ली दौरा होगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के बदलावों को हरी झंडी मिल जाएगी। मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां भी होंगी। बोर्ड, आयोग और सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियुक्तियां होंगी। गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ से पहले इन सब कामों को पूरा करने की तैयारी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री को मिलाकर 30 मंत्री बन सकते हैं। अभी 21 पद भरे हैं। मंत्रिमंडल में 9 जगह खाली है। 3 से 4 मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने से 13 जगह खाली हो जाएंगी। इसमें पहले फेज में 10 नए चेहरे और मौका मिलने की गुंजाइश बना रहे हैं। रणनीतिक तौर पर 3 पद खाली हो सकते हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल राजनीतिक नियुक्तियों में सचिन पायलट की जगह फॉर्मूले को भी फाइनल कर दिया गया है। पायलट कैंप की मांग बराबरी की भागीदारी की है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्तर पर चर्चा की जाएगी। अगले मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट समर्थकों को भी जगह मिलना तय है, जिसके शेयरिंग फॉर्मूले पर हाईकमान के स्तर पर आगे और चर्चा के आसार है। महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोविड में मुंबई के आंकड़े एकदम पॉजिटिव रहे और किसी की जान नहीं गई। रविवार को यहां कुल मिला के 336 केस सामने आए। पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से पहली बार ऐसा हुआ जब किसी संक्रमित की जान नहीं गई है। पॉजिटिविटी रेट भी बेहद कम हुआ है। रविवार को 1.27% दर्ज किया गया। मुंबई में सिर्फ 5030 एक्टिव केस हैं। दूसरी लहर में 11,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस देखे गए थे। देश में भी संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। शनिवार को 11,01,23 टेस्ट हुए, जिनमें 14,146 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जबकि 144 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही रोजाना आने वाले मामलों में प्रतिशत 1.29 रहा। मतलब 100 लोगों के टेस्ट में 1.29 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 38 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। हालांकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.42% है। देश में वैक्सीनेशन की गति में भी काफी तेजी आई है।
मॉनसून खत्म होने से पहले बारिश ना फिर देश भर के लिए तरबतर रही। कहीं ये बारिश आराम दे रही तो कहीं पे जानलेवा साबित हुई। केरल में लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कुल 27 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 8 लोग लापता हैं। बीती शाम केरल के कोट्टयम जिले में बाढ़ में पूरा घर बह गया। सड़क पे खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया। डिफेंस पीआरओ ने बताया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिट के साथ कन्नूर से सेना के जवानों का दल बचाव कार्यों के लिए वायनाड पहुंचा है। सेना की ओर से अब तक कुल 3 टुकड़ियां तैनात हो चुकी हैं। राहत सामग्री के साथ नेवी चॉपर के जरिए बारिश प्रभावित इलाकों का दौर जारी है। वायुसेना स्टेशन शंगुम में वायु सेना के 2 हेलीकॉप्टर M117 स्टैंड बॉय पर है। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश जारी है। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने सोमवार के लिए रेड अलर्ट और मंगलवार के ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुजरात में सूरत के करोड़ो GIDC में आज तड़के पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग गई। घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। 125 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। आग से काबू पाने के लिए कई मजदूर 5 मंजिला इमारत से कूद गए। इसमें कुछ लोग घायल हो गए। सूरत फायर ब्रिगेड ने बताया कि जिन्हें हादसे की जानकारी सुबह 4:30 बजे मिली, इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल बचाव कार्य में जुट गई और आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। आग लगने की वजह फिलहाल अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब आग लगी तो कई मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। आग की लपटें उठते ही देख मजदूर डर गए और जान बचाने के लिए वहीं से कूद गए। SDM KG वाघेला ने बताया कि हादसे के समय इमारत में 100 से ज्यादा लोग थे। दमकल कर्म विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। सूरत की मेयर हिमाली बोगावाला ने कहा कि मुझे सुबह करीब 5:30 बजे आग लगने की खबर मिली और मैं तुरंत मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य जारी है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला की कई वारदातों के बाद देश के 2 बड़े मंत्रियों ने अलग अलग मौकों पर बयान दिए। गृह मंत्री अजमुद्दीन खान ने रविवार को कहा, दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों पर जो हमले हुए वे प्री प्लान थे और साजिश के तहत थे। अजमुद्दीन खान ने मंदिरों पर हमले को लेकर उसका उद्देश्य बांग्लादेश के सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करना बताया है। 12 सैकड़ों ज्ञात और अज्ञात लोगों का मामला दर्ज किया गया है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक कोमिला हमला क्यों नहीं हुआ, इसमें पूछने पर मंत्री ने कहा कि जैसे ही हमें सारे सबूत मिल जाएंगे हम इसे सार्वजनिक कर देंगे और सभी दोषियों को दंड देंगे। बांग्लादेश के सूचना राज्य मंत्री मुराद हासन ने कहा कि बांग्लादेश एक सेक्युलर राष्ट्र है और हम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख बाजिद रहमान से बनाए हुए 1942 में हुए संविधान की ओर लौटेंगे। बांग्लादेश कभी भी धार्मिक कट्टरपंथियों की पनाहगाह नहीं हो सकता। हफ्ते के पहले दिन यानी बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 61,817 पर और निफ्टी 18,500 पर खुला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 61,894 का और निफ्टी 18,551 पर स्तर को छुआ। सेंसेक्स के 3 शेयर में से 24 शेयर में खरीदारी और 2 में और 6 में बिकावली देखने को मिली। इसमें टाइटन, टाटा स्टील और इंफोसिस जैसी कंपनियां भी शामिल थी। बाजार को मेटल शेयर्स का सपोर्ट मिल रहा है। NSE पर मेटल इंडेक्स 3% से ज्यादा की तेजी कर रहा है, कारोबार कर रहा है। IT शेयर में भी तेजी देखने को मिल रही है। BSE पर 3,100 शेयर्स में कारोबार हो रहा है, जिसमें 2014 शेयर्स बढ़त के साथ 926 शेयर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 578 और पॉइंट्स पर 0.94% से चढ़कर निफ्टी 146 पॉइंट से 0.97 की तेजी से बंद हुआ था। करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 1 पैसे की मजबूती के साथ 75 रुपए के स्तर पर खुला है। वहीं गुरुवार के कारोबार में डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त के साथ 76 के स्तर पर बंद भी हुआ है। तो फिलहाल टॉप 100 में मेरे साथ अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखना न भूलें केजी न्यूज़ नेशनल।